सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर थोड़ा सा सैड, उसकी वजह ये है कि जिस तरह सालगिरह होती है आपको लगता है कि एक साल कम हो गया, उसी तरह नया साल भी ये थोड़ा सा आपको महसूस करवाता है। मतलब आप इसी से हिसाब लगाइए कि अब अगली दफ़ा जब हम इस प्लेटफॉर्म से तमाम लोगों से मिलेंगे तो वो ये साल नहीं होगा सर, वो 2025 होगा खैर से। और 2024 सर एक बड़ा, मतलब मैं अंग्रेज़ी जितनी अपनी झाड़ सर टमल्चुअस ईयर रहा है सर। और बड़ा सर उसके अंदर फैंटेस्टिक भी चीज़ें थी, उसके अंदर कुछ डिप्रेसिव चीज़ें भी थी, और तमाम तर इमोशंस जो हैं, इमोशन से भरा हुआ एक साल रहा है। तो सर हमने आज शो का ज़रा फॉर्मेट जो है अपनी ऑडियंस के लिए चेंज किया है। हम एक करने लगे ईयरली राउंड अप। आपको पता है, आपको और मुझे एंड ऑफ द डे जब भी हम सारी बातें कर लें, हमें सबसे ज़्यादा मज़ा इस चीज़ का आता है कि हम चीज़ें राउंड अप कर रहे हैं। बिल्कुल, तो राउंड अप साल जो हम सब राउंड अप कर रहे हैं सर, इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? राउंड अप और सम अप कर रहे हैं। हाँ, सर। तो और सर एक नया भी है मार्केट में, आपको है स्टिच अप भी कर रहे हैं लोग आजकल चीज़ों को। बुनियादी बात यह है कि इतना कुछ होता है साल में पाकिस्तान जैसे मुल्क में। मतलब आप सोचें कि जिस मुल्क में हर रोज़ 5 से 6 ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, वहाँ पर साल के बाद आपको एहसास ही नहीं रहता कि क्या कुछ इस साल में हुआ था और क्या कुछ मिस हो गया था। कि इस शो की तैयारी के वक्त जब हम बैठे हुए थे तो जब आपने रिमाइंड करवाया तो मुझे सोचना पड़ा कि अच्छा, वर्ल्ड कप T20 वाला भी इसी साल था। सर बहुत कुछ हुआ। तो ये इतना आप जो है ना फंस जाते हो दिमाग के अंदर। और सर वो जो शख्स जो PCR कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं और जिनके पास इंचार्ज होते हैं, जिन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ को उंगली मार, सर क्या खली पड़ती होगी सर उनको। और क्या वो बाकी अपने उनका हैंड्स बड़े डिफॉर्म हो जाते होंगे क्योंकि वो एक उंगली जो है उसे मसल्स कहते होंगे, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ सुटी जानी है हर वक्त। तो हम ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में सर्विस कर रहे हैं लोगों की भी और अपनी भी, कि हम देखने लगे हैं कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट था जो इस साल। हाँ, और मैं शुरू करने से पहले सर मैं ये डिस्क्लेमर देता जाऊं कि ये आपकी, मेरी और हमारे स्टाफ की एक पर्सनल सिलेक्शन है, क्योंकि तमाम चीज़ें पूरी तरह से डिस्कस करने के लिए शायद एक और साल चाहिए हो, तो वो तो हो नहीं सकता। तो जो हमारे पास टाइम है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम सारी चीज़ें कवर कर लें। तो सर आगाज़ करते हैं हम सियासी खबरों से। हमने बेसिकली शो को इस तरह किया है कि हम सियासत और मईशत जो है उसको क्लब करके चलेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क की वो क्लब्ड है। स्पोर्ट्स के ऊपर एक सेगमेंट करेंगे आज, और लास्टली शोबिज़ के ऊपर करेंगे। तो सर सियासी खबरों का हम आगाज़ करेंगे सर 8 और 9 तारीख के जो इलेक्शन हुए थे हमारे, वहाँ से, क्योंकि वो फरवरी में थे तो बनता वही है उनको करना। हाँ, इलेक्शन से हम थोड़ा सर पहले जाके उससे लीडिंग अप टू के ऊपर जो बात करेंगे, जो पे सबसे उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल मामला थे वो थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विटनेस किए, महसूस किए, उनसे गुजरे। वो इंतखाबी निशान जो है उनका उनसे छीन लिया गया राइट एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, और उसके बाद उन्होंने कैसे करना था, वोटर्स ने किधर जाके ठप्पे लगाने थे, क्या सारे मामला थे। वो इंतखाबी निशान जो थे हमने उनके ऊपर भी यहाँ पे शो किए थे बैठ के कि क्या अजीब व गरीब किस्म के लोगों ने रखे निशान। और फिर हमें था कि जो वोटर होगा उसको कैसे पता चलेगा कि उनका कैंडिडेट ये है वो, एंड आप लो एंड बिहोल्ड उसके बाद इलेक्शन डे पे वो मामला को इतने बड़े मसाइल रहे ही नहीं थे उस दिन। ये देखिए, मेरे ख्याल में और चैनल्स पे भी आजकल और परसों में ईयरली राउंड अप्स होंगे, और जिस तरह से आपने कहा कि ये तो वो ख़बरें हैं जो हमें लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट थी, किसी और का ख्याल कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो टॉप 5 में नंबर 1 पे ख़बर होगी ना वो यही होगी, क्योंकि तारीख़ में ये पहले हो चुका है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीपल्स पार्टी के साथ निशान लिए जा चुके हैं। और उसके बाद समझ आनी बंद हो जाती थी कि अब ज़िंदगी में करना क्या है। वो और बात है कि उसके बाद जो मिलता था वो भी कम से कम एज अ पार्टी लड़ने की तो इजाज़त हो ना, चाहे इंतखाब भी निशान छिन भी जाए। यहाँ पे एज पार्टी लड़ने की भी इजाज़त नहीं थी, यानी कि जितने कैंडिडेट्स थे उनका एक कुछ अपना ही आज़ाद उम्मीदवार का इंतखाबी निशान था, लेकिन इससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। लोग जोक दर जोक उनको वोट डाल कर गए, और बेसिकली टेक्नोलॉजी ने, आपको इंटरनेट ने ये करके दिखा दिया है कि अब एक रात के अंदर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना कि अब से निशान ये नहीं वो है, इट इज़ पीस ऑफ केक। इट इज़ ए पीस ऑफ केक, बिल्कुल सर। फिर SIC के साथ PTI के मामलात, एक जोड़ तोड़ का सिलसिला
फिर इवेंचुअली चीज़ ख़त्म भी हुई, PTI वापस इस्टेब्लिश भी हुई। लेकिन सर हम चलते हैं इलेक्शन डे पे। इलेक्शन डे पे तमाम ख़बरें जो थीं वो इलेक्शन की हद तक तो थी बड़ी अच्छी, हमारी भी सर बड़ी अच्छी इलेक्शन कवरेज थी, खैर से आप और मैं उसमें शरीक थे। और मुझे याद ये पड़ता है, लेकिन उस दिन फ़ोन बंद थे 8 तारीख को, तमाम तर जगहों पे मोबाइल फ़ोन्स बंद थे और लोगों को असल में अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ा। और उसकी वजह से मेरे ख्याल में कुछ लोग कहा यार कुछ और करने को नहीं है तो वोट डाल आते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई उस दिन। उसके बाद फिर 8 तारीख को जो एक्सपेक्टेड एक था कि जी नून लीग जो है वो करेगी, पहले वो मॉडल टाउन गई नून लीग सेलिब्रेटरी मोड के अंदर, वहाँ ख़बरें कुछ मुख्तलिफ थीं, तो फिर वहाँ से वो जाती उम्रा पहुँच गए वापस। उसके बाद अगले दिन 9 तारीख तक एक बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार था मुल्क, लेकिन एक क्लैरिटी आ गई कि नून लीग ने एक सर्टन अमाउंट ऑफ सीट्स तो ले ली हैं, लेकिन एक इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर ऑलवेज पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेनी पड़ी और एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी, मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उसके साथ सर इस साल एक और चीज़ बहुत बड़ी हुई है पंजाब के अंदर, कि पंजाब के अंदर जो CM मुंतखब हुई वो मरीम नवाज़ साहिबा, और वो पंजाब की पहली खातून CM है, तो ये भी एक इस साल के अंदर एक चीज़ हुई है। हम साथ साथ ये वो चीज़ें जिक्र करेंगे जो पहली दफ़ा हुई हैं। बिल्कुल, और वो बेसिकली 8 और 9 को हमने देखा कि सीसॉ हुआ, और उसके बाद जाहिर है जो हुकूमत बननी थी वो तो PMLN और पीपल्स पार्टी की ही बननी थी। उसकी वजह ये कि इवेंचुअली किसी एक पार्टी के पास इतनी सीट्स नहीं थी कि वो अपनी हुकूमत बना सकते बग़ैर किसी के साथ मिले हुए, और PTI तब किसी के साथ मिलना नहीं चाहती थी। सो नेचुरली यहाँ तो होता कि बाकी पार्टीज़ भी कहती हैं कि दोबारा से इलेक्शंस कॉल कर लिए जाएँ, बाकी ने कहा कि नहीं हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर हुकूमत बना ली। KP में PTI फिर से आई और ऑपोजिशन के तौर पे एक तगड़ी पार्टी बन के आया। उन्होंने उसके बाद ऑपोजिशन बहुत कम की और उसके बाद एक एहतजाजी रूट पे PTI फिर से निकली, जो कि अभी तक मामला चल रहा है। लेकिन सर अब ज़रा आ जाते हैं इस चीज़ पे कि जब हुकूमत एक बन गई तो उन्होंने उसके बाद कौन सी वो चीज़ें हैं जो उनको लगा कि इस मुल्क के सबसे बारीक और सबसे जो ज़्यादा बड़े मसले हैं उनको हल किए। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो सर थी ही मीशत। IMF के नए प्रोग्राम में हम गए, उसकी एक ट्रांच मिल गई है, अगली ट्रांच अगले साल ही अब मिलेगी। लेकिन सर इस सारे को ठीक करने में बहुत ज़्यादा रोल रहा है इस हुकूमत का कि इकोनॉमी फोकस्ड एक पॉलिसी जो है वो थी। हाँ, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि तमाम मामला जो है हल हो गए। इंडिकेटर्स थोड़े पॉजिटिविटी के ऊपर हैं और ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बिल्कुल नहीं थे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इवन समर्स तक। ये अब पिछले को 2-3 महीने में ये इंडिकेटर्स जो हैं ये बेहतर होना शुरू हुए हैं। तो हम इस चीज़ के साथ हैं कि इकोनॉमी जो है वही वो चीज़ है, वही स्पाइन है, बैकबोन है हमारी सियासत की भी, और जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक ये मामला ठीक कभी नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, हुकूमत ने बताया कि वो इकोनॉमी के बारे में सीरियस है जब ये फैसला हुआ कि डार साहब इकोनॉमी के पास नहीं होंगे। सो एक बाहर से बंदा लेके आया गया, औरंगजेब साहब, बिल्कुल औरंगजेब साहब को, और ये जाहिर है नून लीग का ये मतलब सबूत था, क्योंकि नून लीग अपने अंदर से कोई भी लाती तो इसका मतलब है कि वो सीरियस नहीं है। सो ये मईशत एक सीरियस चीज़ है, इसको कोई बाहर से ही आके कर सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, उसी की वजह से हमारा IMF प्लान जो है वो अप्रूव हुआ। और आप ये देखेंगे आपके जितने इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, वो सारे इस चीज़ से अटके हुए हैं कि IMF प्रोग्राम चलता रहे। खुदा ना खास्ता वो बंद हो जाए तो ये सारे इंडिकेटर्स ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह आपकी जो है PSX, ये एक बहुत बड़ा मरहला था कि उसने 100,000 क्रॉस किया इंडेक्स, और 100,000 तो एक बेसिकली जो है वो मतलब एक बस डेसिमल की बात है ना, लेकिन बुनियादी तौर पर लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। उसकी वजह ये चाहे हो ना हो कि पाकिस्तान में कारोबारी हालात अच्छे हो गए, लेकिन वो जो एक बहुत ज़्यादा हमने पिछले 3 सालों में 36% की इन्फ्लेशन देखी थी, उसने यहाँ पर भी तो ट्रांसलेट होना था। और यहाँ पे ट्रांसलेट होने का एक फ़ायदा बहुत बड़ा हो गया, वो ये कि अब लोगों को ये एहसास है कि रियल इस्टेट वाहिद चीज़ नहीं है जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने की, और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। रियल इस्टेट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मुल्क को फ़ायदा नहीं होता, इससे इंडस्ट्री चल सकती है। सर बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सर इसके अंदर एक और चीज़ भी हुई जो अभी हुई है कि इंटरेस्ट रेट्स, जैसे आपने कहा, लोग बड़े ना, जब आप इस तरह की
कॉन्वर्सेशंस में दाखिल हो जाएं दो लोग जो इन मामलात को एक हद तक समझते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हम इनको मुकम्मल तौर पे समझते हैं, हम एक बुनियादी इल्म है इन चीज़ों का कि जी इंटरेस्ट रेट्स लो क्यों हो रहे हैं। वो वाले लोग हैं जिन्होंने अपना काफ़ी सारा पैसा जो था, जो पड़ा हुआ था, नॉन परफॉर्मिंग था, उनको उठा के किसी एक प्रोडक्ट में डाल दिया जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट्स की बेसिस पे, जो कि 20-21% तक गए इस साल, आप उससे कमा रहे थे। अब वो नीचे आते आते हो कि मेरे ख्याल में कि 12-13 पे जाके सेटल हो गया मामला। तो ये लोग समझते हैं कि ये तो बड़ी एक मनफी सी चीज़ है। मैं समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि ये वो इंडिकेटर है कि यार मुल्क चल रहा है। अब उसकी वजह क्या है? आपका इंटरेस्ट लो होगा तो आप लेंडिंग कर सकते हैं। लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के और अपनी जो सर्विसिंग जो उन्होंने करनी है, वो अगर 21 पे करनी है तो कोई लोन सर्विस नहीं कर सकते 21 पे, इतना वो जेब से देने पड़ेंगे। हाँ 12-13 एक वैल्यू, वो भी ज़्यादा है वैसे, अभी उस पर दे सकते हैं। तो लोगों ने पैसा अब निकालना शुरू कर दिया। हाँ, अब वो बिजनेसेस में डालें, वो किसी और चीज़ में डालें, वो अभी मामला डिफरेंट है। बट इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये इंटरेस्ट रेट अभी और नीचे आना है। बैंक्स की हद तक सर बात कर लें अगर, तो ADR एक बहुत बड़ी खबर थी, वो तो वापस हो गई, वो वापस हो गई। बट जब तक थी तब तक बहुत ज़्यादा लोगों ने काइबोर में से माइनस जाके K-4 K-12 तक लोगों को लोन्स मिले हैं इसके ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक अच्छी इंडिकेटर हैं। फ़िलहाल ये कोई नहीं कह रहा कि अभी मामला बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, देखिए ये वैसे तो ना, ये अगेन इकोनॉमी बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है और हमें जिस तरह से आपने कहा बहुत समझ नहीं है। देखिए उस तरह से इंटरेस्ट रेट तो हमेशा 3-4% ही होता है। अब अगर आपको लोन मिल रहा है 12% पे, तो वो बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बीच में से 8% तो रुपये डी वैल्यू हो जाएगा। या जिस वक्त 24% था तो आपको ये पता था कि 18% रुपये डी वैल्यू हो जाना। सो अगेन बात ये है कि अगर आप, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि जो बंदा ले सकता है 24% पे, वो तो शायद मेरे ख्याल में मतलब जो ले सकता है 12% पे, वो 24% पे भी उसको ले सकना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो वही है बेसिकली, तो रुपये डी वैल्यू हो रहा है। लेकिन बहरहाल उनको फोरकास्टिंग करने में प्रॉब्लम होता होगा, वी डोंट नो, वी आर नॉट बिजनेस पीपल। लेकिन इसके अलावा जो है, जाहिर है अगर ADR वाला फैसला वापस ले लिया तो बैंक्स के ऊपर अब एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स लगा दिया गया, और जिसका नुकसान होगा बैंक्स को, लोग जो ओन करते हैं बाय लोग अगेन स्टॉक एक्सचेंज में जिन लोगों ने बैंक्स के शेयर खरीद रखे हैं, उनके प्रॉफिट में अब कमी आएगी सर। बिल्कुल। तो सर ये रही हमारी थोड़ी सी ये वाली बातें। आखिर में बस वो आप कर लें कि 3-4 बड़े एहतजाज हुए सर। उससे पहले सर मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा सर, 26वीं तरमीम भी तो हुई ना सर। ओह यस सर, वो भी एक बहुत बड़ी खबर थी, और उसके अंदर सर हो रही थी फिर नहीं हो रही थी। मौलाना फजल रहमान जो थे उसके अंदर एक रेलेवेंट फिगर बन गए अपनी सीटों के साथ। फिर इवेंचुअली गवर्नमेंट ने ये चीज़ पास करवा दी। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो क्रूशल चीज़ें थी, और तो बहुत चीज़ें उसके अंदर, वो थी जो सुप्रीम कोर्ट की जो तैनाती है जजेस की, उसके अंदर एक चेंज लाया गया। वो अब एक और तरीके से हुआ करेगा। उसके अलावा जो आपने एडिशनल अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो बना दी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला थे वहाँ जाएंगे। तो ये बड़ी चीज़ें थी सर। इसके असरात जो हैं अभी आप नहीं देख रहे, बट इवेंचुअली आगे जाते हुए आप वो देखेंगे। काजी भाई ईसा सर साहब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इस साल वो वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट पीपल थे हमारे मुल्क के अंदर। तमाम आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी मसाइल से ले के हर किस्म का मसला जो था वो उनकी अदालत में पहुँचा होता था। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है लाइव बैठ के भी देखी थ्रू टेलीविज़न, और उसमें उनका एक टेम्परामेंट भी बड़ा वाज़े हुआ। फिर जाहिर है उनकी रिटायरमेंट थी, वो रिटायर हुए। जस्टिस फरीदी अब आ गए हैं, वो अब आगे चीफ जस्टिस हैं, लेकिन वो आ रहे हैं एक डिफरेंट मैकेनिज्म में। काजी भाई ईसा साहब वो इस तरह सोचें आप, वॉज द लास्ट चीफ जस्टिस जो पुराने सिस्टम के अंदर थे और पुराने सिस्टम के तहत चलाते, जो आईनी भी चला सकते थे और दीगर केसेस अब भी। ये मामला सेपरेट हो चुके। ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वजह से है क्योंकि पहले हुकूमतें ये गिला करती थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट उनको चलने नहीं देती, जी कोर्ट्स उनको चलने नहीं देती, जी और चीज़ें जो हैं वो उनको चलने नहीं देती। अब उसमें से ना एक चीज़ कम हो गई है। मतलब अब वो ये नहीं कह सकते कि अदालतें हमें चलने नहीं दे रही। अच्छा, ये अगेन हुकूमतों का ख्याल है या इस मौजूदा हुकूमत का ख्याल है। मेरा तो अभी भी ये ख्याल है कि आगे जो है ना, इनको वो अगर चाहे तो तंग कर सकते हैं। मतलब फिर वही बात, हुकूमत का ख्याल था कि जी एक कोई चीफ जस्टिस ऐसा आ जाता था जो कि हमें नहीं चलने देता था, तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन बात फिर वही है कि अगर एक से ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स हैं उनका अगर ख्याल ये हो जाए कि अब ये हुकूमत जो है ये ठीक काम नहीं कर रही, तो फिर कैसे ये उसको रोक सकते हैं, ये बात हमें नहीं समझ। बिल्कुल सर।
तो अब जी सर अगेन मैंने जैसे कहा कि ये मामला आगे थोड़े और अनफोल्ड होंगे, इनके असरात अभी आपने देखे नहीं है, अभी आगे जाके देखेंगे और हमें यकीन है कि उनके असरात को ऐसे मनफी नौयत के नहीं होंगे, मुस्बत ही हों शायद। अच्छा सर आगे चलते हैं, लास्टली सर हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपने कहा कोई एहतजाज हुए यहाँ पे इस्लामाबाद डी चौक वॉज ग्राउंड ज़ीरो फॉर तमाम ये जो एहतजाज थे। नवंबर के महीने वाला तो बहुत ही बड़ा था, बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की वहाँ पे आई और जो कि मतलब अगेन नंबर जो है कभी आप कंफर्म नहीं कर सकते, और उसके अंदर से और बड़ी शाखें निकली फिर कि बुशरा बीबी एक रेलिवेंट फिगर बन गई उसके अंदर, अली बिन गंदापुर तो रेलिवेंट है ही एज KPCM। लेकिन सर प्रोटेस्टर्स जो हैं, आपने और मैंने असल में इस साल बात की है अबाउट द प्रोटेस्टर्स कि उनकी एक मेंटालिटी जो है उसके बारे में आपने क्या रेफॉर्मेशन करनी है आगे जाके सियासी लीडरान ने। इसके साथ साथ मैं सर क्लब कर दूं कि जो सज़ाएँ हुई हैं 9 मई के जो वाक़यात थे उनके ऊपर पहले 25 लोगों को सज़ा दी गई, अब 60 और को दे दी हैं, तो ये भी सर एक मामला चला है इसके अंदर। तो अब हम इस जोन में हैं कि वी हैव टू रियली डिसाइड एज अ सिटीज़न, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल सपोर्टर कि आपने इन एहतजाज में अब मुस्तकबिल में किस तरह शरीक होना। ये आपने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि हम कभी नहीं जान सकते कि कितने प्रोटेस्टर्स थे किसी भी एहतजाज के अंदर या किसी भी रैली के अंदर, कितने लोग आते हैं, जलसे में कितने लोग आते हैं। अच्छा वैसे अब ये जज करना बहुत आसान है और मेरा यही ख्याल है कि चाइना के पास अब ये टेक्नोलॉजी है, वो उनके कैमरे लगे होते हैं, वो बंदे काउंट कर सकते क्या कर रहे हैं वो बता सकते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम उनसे इतनी महंगी फायरवॉल्स इंटरनेट के लिए ले सकते हैं भी ले लें, तो ये क्यों नहीं ले सकते। ये अगर लेंगे तो फिर अगेन ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़ एजेंसीज के चैनल्स के काम आएगा, उनको तो शायद हुकूमत कभी शेयर भी ना करे, लेकिन हुकूमत की आगे से अपनी जो उसने स्ट्रेटजी बनानी है उनके तो काम आ ही सकता है, काम आ सकता है। बाकी सर लास्टली इसको अगेन मैं जैसे मैंने कहा कि हम सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते, आगे स्पोर्ट्स भी और बाकी भी हैं, बट ये तमाम सर हमारी जो हमें लगा मेजर चीज़ें हुई हैं इस साल उनको हमने डिस्कस किया। आगे जाके सर 2025 में क्या सियासी मामलात होते हैं, ये पार्टीज किस तरफ जाती हैं, हम देखेंगे। यहाँ जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब, हम राउंड अप कर रहे हैं साल का पिछला सेगमेंट सियासत पे था। सर अब चलते हैं ज़रा स्पोर्ट्स के ऊपर, और सर स्पोर्ट्स में ये विदाउट एनी डाउट हैंड्स डाउन सबसे बड़ी खबर जो थी इस साल की वो अरशद नदीम की थी, और अरशद नदीम ने ओलंपिक गोल्ड मेडल लिया जेवलिन में। ना सिर्फ वो लिया बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड जो है वो कायम किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर थी। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, बट मैं तो उस इवेंट को रात को बैठ के उसी तरह देखता था जैसे कोई वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा हो, और अरशद जो थे वो पहली थ्रो उनकी ज़रा डिफरेंट थी, सेकंड पे उन्होंने उड़ा के रख दिया, और उसके बाद थर्ड की मतलब ज़रूरत नहीं भी थी, बट वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी सर। और तमाम मुल्क जो है उसके ऊपर इतना खुश था, वो खुद जो थे वो अपने कोचेज़ वगैरह को मिले, बहुत इमोशनल सीन्स थे। हाँ जी, मतलब वैसे भी देखिए ना, मुझे तो अपनी ज़िंदगी में कोई याद नहीं है कि इंडिविजुअल स्पोर्ट में पाकिस्तान ने ओलंपिक में कोई मेडल लिया हो। मतलब टीम स्पोर्ट्स में तो मुझे हॉकी याद है। तो जाहिर है इससे बड़ी खबर तो, और अगेन मैं ये बात करूँगा कि बाकी जितने एंकर्स भी राउंड अप करेंगे स्पोर्ट्स का, न्यूज़ नंबर 2, 3, 4, 5 बदल सकती है, न्यूज़ नंबर 1 यही होगी सब 1 ये। और सर देखिए इसने बहुत सारे चीज़ें को इसके अंदर सर मैं थोड़ा सा, आपको पता है क्योंकि हम तज्जिया कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसके अंदर ना अब कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, क्योंकि ये जब ओलंपिक मेडल की बात आती है तो उसके बाद जो खबरें फॉलो की इसको वो थी कि जी फलाने ने इतने पैसे दे दिए, फलाने ने इतने प्रॉमिस कर दिए, उस सूबे के CM ने इतने दे दिए, बिजनेसमैन, ये सब कुछ होना शुरू हो गया, विच इज़ फाइन, ही डिज़र्व्स इट एंड मोर। बट आपका और मेरा मौक़िफ़ इस पर मुख्तलिफ था कि इससे कोई दरवाजे खुल जाने चाहिए हैं जो कि और यूथ को मोटिवेट करें कि जी हम भी अब क्रिकेट के अलावा एक शख्स है जिसने हमें दिखाया ये हो सकता है। और ऐसे नहीं कि अरशद साहब जो है कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ग्रेट वेल्थ एंड मीन्स, कि उनके पास एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी एक हुकूमत की उस वक्त की जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे। एक बहुत सेल्फ मेड सी इसके अंदर एक स्टोरी है कि उन्होंने किया, उनका टैलेंट रिकग्नाइज़ हुआ, फिर ज़ाहिर है उसके अंदर रिफाइनमेंट के अंदर जो भी चीज़ें लगी वो लगी,
बट एक स्टोरी इस किस्म की है कि वो हर शख्स पे अप्लाई हो सकती है, विच इज़ वाई हम चाह रहे थे कि ज़रा इसके अंदर अभी कॉन्वर्सेशन ये होनी चाहिए थी कि जी अब वो फलानी एकेडमी बन रही है जिसके अंदर एथलेटिक्स के अंदर ना उसका नाम मर्शद नदीम फैसिलिटी फॉर एथलेटिक जो भी बना दें वो कर। बात अभी तक और उस दिन भी यही थी अनफॉर्चुनेटली कि जी हम फंस गए उस चीज़ में कि यार उनको पैसे कितने मिल रहे। अच्छा, उसमें जो है ना हुकूमत का तो चले कसूर है ही है, लेकिन कसूर हमारा भी है जी, पब्लिक का। और उसकी वजह ये है कि देखिए क्रिकेट में पैसे हैं ना, तो ऐसे तो नहीं है कि सरकार पैसे देती है, पैसे तो इवेंट से ब्रांड से जनरेट होते हैं ना। तो अभी अरशद नदीम को आप मुझे ये बताएं कि कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने इंडोर्स किया। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब मेरे अगेन आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल में अंडर 10 ही होंगी ना। देखें यही जब बाबर आजम ने एक साल में सबसे ज़्यादा स्कोर किया था, ठीक है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जाहिर है दुनिया में एक प्लेयर का सबसे ज़्यादा स्कोर करना जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उस साल बाबर को कितनी एंडोर्समेंट्स मिली थी। अच्छा, इसमें बाबर का बेचारे का कोई कसूर नहीं है कि लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हम है ना कि हमारे लिए क्रिकेट में जो अचीवर है वो ज़्यादा है, वो क्रिकेटर है, जो दूसरी स्पोर्ट का अचीवर है वो कम है। और जाहिर है वो जो ब्रांड है उसने तो प्रोडक्ट मुझे आपको बेचनी है ना। वो कह रहा है कि अच्छा यार बाबर की फॉलोइंग ज़्यादा है तो हम बाबर को लेते हैं, हम इनको क्यों। सो ये मैं अगेन हुकूमत भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे और आपको अपने आप में तब्दीली लानी पड़ेगी। सर कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दे विल हैव टू थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। भाई अगर आपका मार्केटिंग बजट इतना है, वो जब एलिवेट करेंगे किसी प्लेयर को तो स्क्रीन्स पे आएगा, बिल बोर्ड्स पे आएंगे, वो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स चीज़ों पे आएंगे, उनको देखेंगे लोग और मुतासिर होंगे। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि अब उस स्टेज में आने लग गए हैं कि यार आप भूल रहे हैं अच्छा हाँ वो अरशद भी हुआ था। ये ना होए तो बेहतर है, लेकिन हमने ये पहले भी होते हुए देखा है कि इस मुल्क में हुई है चीज़ें। बट अरशद नदीम स्टोरी नंबर 1 है, जो मर्जी, और तमाम मुल्क को आज फिर अभी तक इस चीज़ पे बहुत प्राउड होना चाहिए। बिल्कुल। अब सर आ जाते क्रिकेट के ऊपर सर, क्योंकि आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह बताए और भी चीज़ें हुई हैं। मतलब स्नूकर में हमने जो है वो स्क्वॉश, मोहम्मद आसिफ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जाहिर है वो ज़रा थोड़ा सा एमेचोरिश वर्ल्ड कप था, वो बिल्कुल एलीट रॉनी और सुलेमान वाला वर्ल्ड कप नहीं था। तो इसी तरह जो हमारी अंडर 19, अंडर 13 के जो स्क्वॉश के प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हमारी इस साल हॉकी बहुत अच्छी रही है। हम जो है एक कप के फाइनल में और एक के शायद सेमीफाइनल में आए हैं। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं सर। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हम जीते हैं। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि ज़रा आवाम मांगते हैं क्रिकेट, तो अब आप आ जाए क्रिकेट में। सर क्रिकेट शुरू करते हैं वर्ल्ड कप से। वर्ल्ड कप सर बहुत ही डेवस्टेटिंग था पाकिस्तान के लिए, हमारी टीम के लिए। यूएसए से हारे हम। फर्स्ट राउंड में अपने ग्रुप में से हम बाहर हो गए, तमाम प्लेयर्स जो वापस आए। फिर एक सर्जरी का बात हुई कि पीसीबी की होगी और प्लेयर्स की होगी। अभी हम देख रहे हैं हो रही है नहीं हो रही, क्या हो रहा है। क्रिकेट के ऊपर एक डीमोटिवेशन सी पैदा हो गई थी अवाम के अंदर। लेकिन आप जैसे आपने कहा कि हम देखना चाहते हैं क्रिकेट ही, तो फिर जाहिर है उस चीज़ को छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। तो जो भी पीसीबी ने सर मामलात किए, टीम की शफलिंग की, रीशफलिंग की, कई सीरीज़ हुई, वो भी हमारे एक लूजिंग स्ट्रीक चल पड़ी थी। अब अलबत्ता ये है कि ऑस्ट्रेलिया को भी हमने जाके रहा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मेरे ख्याल में ज़िंदगी में शायद दूसरी दफ़ा हुआ। साउथ अफ्रीका को मेरे ख्याल में हम पहली टीम है जिन्होंने वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका जाके। गुड थिंग्स, दीज आर ऑल गुड थिंग्स। उसके अलावा हमारे प्लेयर्स के अंदर एक रीशफलिंग हुई। बाबर आजम कैप्टन नहीं है, अब रिजवान कैप्टन हैं। आगे जाके अभी इसी साल अगले साल PSL भी, और बहुत क्रिकेट है। लेकिन सर क्रिकेट के अंदर मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी चीज़ थी जो अभी होनी है, लेकिन उसके इर्द गिर्द इतनी बातें हो गई हैं, वो थी चैम्पियंस ट्रॉफी। अब चैम्पियंस ट्रॉफी के मामलात के अंदर इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा, हाइब्रिड मॉडल अब तो सब अप्रूव हो गया है। अब एक क्लियर पाथ नज़र आ रहा है आपको कि यार अगले 3 साल 4 साल पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट कैसी होगी। और उसके अलावा इंडिया के साथ जब क्रिकेट होगी तो वो पाकिस्तान और इंडिया न्यूट्रल ग्राउंड पे ही खेलेंगे। और सर इससे थोड़ा ये हुआ है इनएडवर्टेंटली, या इसका बाय प्रोडक्ट ये था कि दो बोर्ड जो हैं BCCI और PCB, थोड़ी बर्फ़ पिघली और कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। बिल्कुल। और दूसरा वो स्पेकुलेशन अब खत्म हो जाएगी ना। हर दफ़ा जब कोई टूर्नामेंट होना होता है तो ये बातें शुरू हो जाती हैं। अब कितनी क्लैरिटी आ गई है, मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा हुआ है कि अब अगले 3 साल हमें पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो हम हमेशा क्लैरिटी के साथ हैं। तो ये यकीनन दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी खबर थी। तीसरे नंबर पे अगर आप बात करें तो देखें
ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना जो है ना, बहुत बड़ी बात। ये मतलब इंडिया जैसी टीम भी अगर करती है तो ये बहुत बड़ी खबर होती है पाकिस्तान के लिए, तो बहुत ही बड़ी खबर है। फिर साउथ अफ्रीका को जो किया है, लेकिन दोनों जो किए हैं ना ये पाकिस्तान ने, ये ODI में किया है। जो हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे वो था T20 का। अच्छा, इसी तरह को टेस्ट में हमारी बहुत शानदार परफॉर्मेंस नहीं जा रही, मतलब हम होम सीरीज भी हारे हैं और बाहर जाके तो हम खैर कभी जीतते ही नहीं थे। लेकिन वनडे में बहुत हम अच्छा खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ऑफ कोर्स। लेकिन आपको याद होगा वो मिसबा वाले दौर में हम टेस्ट एक दफ़ा नंबर 1 टीम बन गए थे और सब बड़ी तारीफ़ें करते हैं और ये वो। मैं तब भी ये कहता था कि जी हमें पता नहीं है हम कुछ चीज़ें कैसे कर जाते हैं। मतलब अभी आप बताएं कि ODI में व्हाट इज़ वर्किंग, हमारी कोई प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी थी, क्या था जो चल पड़े, बस वो कुछ ना कुछ होता है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि व्हेन यू आर इम्प्रूविंग एज अ टीम ना, तो फिर आप सब फॉर्मेट में इम्प्रूव कर रहे होते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बाकियों में सीरीज़ जीत के आ रहे हो या आप वर्ल्ड नंबर 1 हो, लेकिन आप देखते हो इम्प्रूवमेंट फिर सारे फॉर्मेट्स में देखते हो। और जब आप देखते रहे हो कि तनज़ली आ रही है तो वो सब फॉर्मेट्स में आ रही है। इसमें हम किसी एक में छक्के मार रहे होते हैं और 2 में, ये बेसिकली मुझे शक ऐसे होता है कि हमें भी पता नहीं है कि हो क्या रहा है, बस हो रहा है, कुछ चल रहा है और उसको पक्का कर लिया जाए, ये सर है बिल्कुल सर। दूसरा देखिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी एक वनडे टूर्नामेंट है, तो उसके अंदर अगर हम अच्छा परफॉर्म करें वनडेज़ में तो हु नोज़ के पाकिस्तान मतलब अपने ही घर में एक बड़ी सीरीज़ जो है ICC ट्रॉफी जो अल्लाह करे कि हम उठाएं। हमारी पूरी सपोर्ट है। कभी भी हम जब तनकीद करते हैं, ये इसमें ये किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम सपोर्ट नहीं करें, हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं। बट येस, दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, बाकी दीगर चीज़ें जो हैं उनको जिस तरह बाकी बोर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं हमें भी करना पड़ेगा। स्टेटिस्टिक्स के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे लोग अब रखने पड़ेंगे टीम के अंदर जो बैक एंड पे यही काम कर रहे हैं कि यार आप फलाने टाइम पे जाके जब मॉइस्चर इतना होता है तो आपसे ये वाली शॉट नहीं खेली जाती, तो आप इसकी जाए, और चीज़ें हो रही हैं तो हमें भी करनी चाहिए ये चीज़ें। बिल्कुल। एक और जो बहुत मुस्बत चीज़ हुई है इस साल में वो ये कि जिस तरह हमने स्क्वाश अंडर 13 का जब जिक्र किया तो वो बहनें हैं, वो लड़की हैं। इसी तरह जो 5 लोग या 6 लोग जो इस दफ़ा ओलंपिक्स के लिए गए उसमें भी 2 से 3 ख़वातीन थी। सो ख़वातीन जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ के, क्योंकि अगेन जब इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं नहीं है तो वो तो किसी के लिए भी नहीं है, ख़वातीन के लिए इट गेट्स मच मोर डिफ़िकल्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते हुए कम्पीट करना, तो वो कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सर स्पोर्ट्स के अंदर सबका रोल होना चाहिए, ख़वातीन का ख़ास तौर पे हम चाहते हैं और बड़े चीज़ें बेहतर हों। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, नेक्स्ट वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, हम ईयरली राउंड अप कर रहे हैं पिछले 2 सेगमेंट्स जिसमें सियासत और क्रिकेट स्पोर्ट्स डिस्कस हो चुकी है। अब हम आगे जा रहे हैं सर शोबिज़ के ऊपर। जी, तो सर शोबिज़ भी एक हमारी पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत ही फॉलोड इंडस्ट्री है, जिसके अंदर इस साल काफ़ी चीज़ें हुई और बल्कि बहुत सारी चीज़ें नई भी हुई। तो जो हुई हैं पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि ड्रामे जो हैं वो अच्छे बने, उनको भी काफ़ी तरजीह मिली। फ़िल्मों के ऊपर सर आपका मेरा हमेशा से एक है इस किस्म की चीज़ कि पाकिस्तान में फ़िल्में बनना बंद हो गई, तो ये डिस्पैरिटी जो है ये आया 2025 में जाके ठीक होगी। इस साल मेरे ख्याल में आप बता रहे थे 4 या 5 फिल्में 11 फिल्में बनी और जिनका हमने शायद उस तरह से नहीं सुना, शायद नहीं चली या क्या हो। तो सर इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो जिस तरह से आपने कहा ना बहुत फॉलो किया जाता है, सो अब और फिर हमने ये भी कहा कि जी 11 फिल्में रिलीज़ हुई जिनका हमने ज़्यादा सुना भी नहीं। अच्छा, इस वक्त जो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देख रहे होंगे वो हमें बहुत बुरे अल्फाज से याद कर रहे होंगे। बुनियादी बात यह है कि हम शोबिज़ बहुत फॉलो करते हैं लेकिन वो ज़्यादातर बाहर का होता है, ठीक है। अच्छा, और उसकी फिर अगेन बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी वजह हमारी रियासत भी है, सरकार भी है, हमारे जो हैं ब्रांड्स भी हैं, और एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी चीज़ होती है अवाम, ठीक है। तो सब कसूरवार हैं। जहाँ तक बात है ड्रामों की, हमने बड़े ड्रामे बनाए जो मशहूर हुए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर इंडिया में। पाकिस्तानी ड्रामों के नए चैनल्स खुले इस साल, उन्होंने भी बिज़नेस किया। अब पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो जितना टीवी पर कमाते हैं उससे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर कमाते हैं, ताकि क्योंकि पूरी दुनिया उनको देख सकती है। अच्छा, अगेन जो पाकिस्तानी फ़िल्म है
वो फिल्म हमारे पास ये अभी कलेक्शंस हैं कि जी मतलब उम्रो यार ने 13 करोड़ रुपए कमाए, दगाबाज दिल ने 12 करोड़ रुपए कमाए, मस्तानी ने 10 करोड़ रुपए कमाए, ये सारे सिनेमा की अर्निंग्स हैं। ठीक है, अभी OTT पर ये आकर क्या करते हैं, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स या व्हाटएवर, वो एक अलहदा से अर्निंग होगी। सो वो सब्सटेंशियल हो सकती है क्योंकि बाहर के लोग इनको देखेंगे। ये तो मतलब सिनेमा में ख़ास तौर पे अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर फिल्म लगेगी तो उसमें तो मैंने और आपने जाना है ना, और अगेन हम लोग नहीं जा रहे। और उसकी देखिए इतनी सारी वजूहत है। सिनेमा 11 फिल्में से तो सिनेमा नहीं चल सकता। बाहर की फिल्में आ रही हैं, रेगुलरली नहीं आ रही हैं। सिनेमा गोइंग एक कल्चर है, आप जाते हो हफ्ते में एक दिन और फिर जो लगा होता है आप उसमें से देख के आते हो। एक्सकर्जन है, एज अ फैमिली आप करते हैं। एग्जैक्टली, ये नहीं हो सकता कि अब एक फिल्म आई है वो जिस तरह बार बार कहा जाता था ना कि सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, कोई नहीं कर सकता है। कोई बुरी हलवा पूड़ी बनाता हो तो आप सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए जाके खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। दूसरा सर इसके अंदर देखिए ड्रामों की भी इंडस्ट्री जो है वो भी थोड़ी टेंटेड सी बन गई है। देखिए लाहौर की इंडस्ट्री सारी की सारी बंद होकर मूव हो गई है कराची। तमाम ड्रामे अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं और शाया हो रहे हैं, वो कराची से हो रहे हैं। कराची के अंदर खुद एक मसला पड़ा हुआ है कि आप हर ड्रामे में देखें वही एक घर है, वही सेट्स हैं, सेट्स कम होना शुरू हो गए। ज़ाहिर है एक ही शहर को आप कितना कोई निचोड़ लेंगे उसमें से। लाहौर की इंडस्ट्री क्यों बंद हुई है? लेकिन सर आप बात करें उनसे जाके, तमाम इंडस्ट्री के लोग तो नहीं कहते इस बात को, ज़रा ढका छुपा रखते हैं, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मतलब जो बाकी लोग हैं जो दूसरे लेवल लाइटिंग करते हैं, आपकी मेकअप शेकअप, वो सब कहते हैं जी पैसे नहीं मिलते। तो एक इंडस्ट्री जो है जो इतनी बढ़ रही है, इतना रेवेन्यू जैसे आपने कहा अभी कि यूट्यूब से कमा रहे हैं और बाकी चीज़ों से कमा रहे हैं, मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के प्रॉफिट लेते होंगे ना, तो देन दे डोंट पे पीपल। बहुत सारे लोग हम जानने वाले हैं हमारे जो अभी तक अपने ड्रामे जो उन्होंने 6-6 साल पहले शूट किए हैं उनके पैसे आज दिन तक नहीं मिले। तो ये एक कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा तमाम फील्ड्स के अंदर, वो फिल्म हो जाए, ड्रामा हो जाए, थिएटर हो जाए, वो कुछ भी शोबे से रिलेटेड हो जाए, कि जी उसके क्राफ्ट को आप समझिए कि अगर कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के ना आपकी बुक बैलेंस कर रहा है और कोई बंदा अपने क्राफ्ट के ज़रिए आपकी स्क्रिप्ट दोहरा रहा है, ये दोनों सेम है। इज़्ज़त दें, पैसे दें। बिल्कुल। अच्छा, और इसमें ये है कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म भी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से लाहौर से सारी इंडस्ट्री चली गई। दूसरी चीज़ ये है कि अब जाहिर है वो हम टॉप 5 ड्रामाज या टॉप 5 फिल्म्स नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन बहरहाल पिछले कुछ 4-5 सालों से एक थीम जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी उन ड्रामाज में जो बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं, वो एक इस तरह का उसमें एक स्टोरी ज़रूर चल रही होती है कि गरीब आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। सो अगेन आप ड्रामाज हो जाएं, फिल्म्स हो जाएं, उनकी स्टोरी लाइन को फॉलो करके भी आप हिसाब ये लगा सकते हैं कि उस वक्त उस मुआशरे में, उस मुल्क में क्या चल रहा था। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना चीज़ होती है। बहरहाल बुनियादी बात यह है कि अल्लाह करे कि हमारी जो बाकी इधर असनाफ़ हैं, जिसमें ज़ाहिर है हमने तो अभी जिक्र किया है ड्रामा और फिल्म का, इसमें किताबें हैं, नावल हैं, शायरी है और अगेन मौसीकी है। इन सब में मतलब जो है हम अच्छा करें अगले साल से। शायरी बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में हमेशा होती रहती है और पाकिस्तान में हमेशा जो हमारे शोरा हैं वो उससे अपना गुजर बसर भी कर लेते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो बाकी दुनिया में नापैद हो चुकी है, यहाँ पे हो रही, पाकिस्तान में हो रही है। और इसको और आप इसको और प्लेटफॉर्म। सर लास्टली जाने से पहले सर कुछ हम एक थोड़ा सा शोबिस की चूँकि बात हो रही थी, हमने कुछ इन मेमोरियम लोग जो हैं हम उनको याद करते हैं अपने शो पे बैठ के। तो सर मैं कुछ जो भी सर सबसे शुरू में तो सर मैं जो अभी रिसेंटली बप्सी सिद्धवा लाहौर की बेटी, मतलब एक बहुत बड़ी राइटर, नॉवलिस्ट, कमाल किस्म की एक हमारे पास एक प्रोडक्ट थी इधर की। इनके नावल पर नेशनली रिकग्नाइज्ड, इनके नावल पर आमिर खान ने फिल्म बनाई, सोचें। तो वी विल मिस हर, बट सर ऐसे लोग जो अपना काम पीछे छोड़ जाते हैं वो सब पढ़ सकते हैं और उनको फिर याद कर सकते हैं उसके ज़रिए। उसके साथ साथ तलत हुसैन महनाज अदाकार, एक मज़हिया अदरकार हमारे सरदार कमाल साहब जो हैं वो फात पा गए। उसके साथ मौसीकार हमारी हानिया असलम, वो भी इस साल ही फौत हो गई थी। उसके अलावा बाकी सर और काफ़ी आबिद कश्मीरी साहब इसी साल इसके अंदर फौत हुए। मज़हर अली जो हैं 8 अक्टूबर को। उसके साथ हमारे कमेडियन आबिद कश्मीरी साहब जैसे आपने जिक्र किया वो हैं। उसके साथ साथ सर मौसीकार और तबला नवाज़ उस्ताद ताफू जो हैं वो भी इस साल हमें छोड़ गए। तो सर एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जिनको हमें याद रखना चाहिए। तो इस साल की हद तक हमने बात की और चलें आपका और हमारा शो जो है ये बैठ के यहाँ पे इस किस्म की इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, मतलब ये सिर्फ वही ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर बता के इस चीज़ को ख़त्म कर देना, ये आई थिंक नाकाफ़ी है।
जी सर, बिल्कुल। और ये जो हम बड़े बड़े अफसरों की बात करते हैं और सियासतदानों की बात करते हैं, ये कुछ अरसे बाद भूल जाते हैं जो चीज़ जिंदा रहती है वो है आर्ट। सो आर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, आर्ट से ऊपर सर कुछ भी नहीं है। और अगेन जैसे मैंने पहले उनकी बब्सी सिद्धवा साहिबा का जब मैं जिक्र कर रहा था कि अभी एक और चीज़ भी होती है, ज़रा मैं क्रूड सी बात करूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दे आर अमंगस्ट यू और उनके काम से आप वाकिफ़ नहीं होते और आप एक इग्नोरेंट स्टेज पे चल रहे होते हैं कि यार हमें नहीं पढ़ा या नहीं देखा, लेकिन चलो सुना है, लेकिन व्हेन दे पास ऑन तो तब उसके बाद एकदम से एक चीज़ शुरू होती है कि यार अच्छा ये बहुत बड़े थे। अच्छा बहुत लोग ना इसके अंदर मैं मिलता हूँ कि बड़े ना एम्बेरस हो जाते हैं कि यार अच्छा मैं पता ही नहीं था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ थी। चले वो एक अलग बात है, आपको नहीं पता था, नो प्रॉब्लम, अब पता चल गया है तो अब एक बॉडी ऑफ वर्क पड़ा हुआ है जो आज के दौर में सर इतना एक्सेसिबल है, मतलब आपके फ़ोन पे आ जाएगा, आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा, हर जगह आपको मिलेगा। उसको जाएं, उसको ऑब्जॉर्व करें, लोगों को उस तरह याद करें। बिल्कुल। और ये बब्सी सिद्धवा का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो पुरानी अनारकली में जो इनका घर है, वहाँ पर जब उसको फूड स्ट्रीट करार दिया गया था पुरानी अनारकली को, तो शायद कुछ अरसे के लिए उसको पब्लिक के लिए खोला भी गया था। मैंने अंदर से तो नहीं देखा, लेकिन जाहिर है बाहर से मैंने बहुत दफ़ा देखा है। तो अगेन मेरा यही ख्याल है कि ये इस तरह के जो राइटर्स हैं, क्योंकि बब्सी सिद्धवा जो हैं वो मतलब कमाल की राइटर तो हैं ही हैं, लेकिन उन्होंने लाहौर के बारे में बहुत लिखा है। सो जिस तरह से वो याद करती हैं, जिस तरह से लाहौर जो पूरी दुनिया में कहा जाता है लाहौर लाहौर है, तो इस तरह के राइटर्स ही हैं ना जिन्होंने उसको इस जगह तक पहुंचाया है। तो इनके जो घर हैं उनको मेरे ख्याल में पब्लिक के लिए खोल देना चाहिए और वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे इस तरह के कामों को, पढ़ाई लिखाई को फ़रोग़ मिले। सर बिल्कुल सर। और आपने चूँकि घर का जिक्र कर दिया तो इस एक और भी बड़ी तो नहीं, मतलब खबर थी शोबिस की हम बात करें तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड बैंक ने या किया इस दफ़ा कहा था कि हमने शो भी बात की थी, राज कपूर और उनका दिलीप कुमार साहब का जो घर है केपी में, उनको भी वो रिस्टोर करेंगे। और अगेन पब्लिक के लिए आप खोलें इनका घर जो है बब्सी सिद्धवा साहिबा का, वो भी आप इस चीज़ में करें। और अगेन सर लास्टली मैं सिर्फ शो के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि साल एक एंड हो रहा है टू बेटर बिगिनिंग्स एंड टू न्यूअर बिगिनिंग्स। आपको हमारी टीम की तरफ से, हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। और आपने ज़हन में ये बात रखनी है कि जो हम सारी यहाँ बातें करते हैं उनको बिल्कुल आप सीरियसली लें, लेकिन अगर आप कुछ उससे पाते हैं, कुछ सीखते हैं, तो अगले साल के लिए जो अब सर आपको पता है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बन जाएंगी जिसमें टॉप पे होगा कि हम जिम जा रहे हैं, जाएगा कोई नहीं। इस तमाम चीज़ को आप ज़हन में रखें और विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगला साल इंशाल्लाह बेटर दैन 2024। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।